राधे राधे भाई सभी लोगों के लिए। और ठीक ठाक है सभी। चलिए भाई, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कल जो हमारी क्लास हुई थी, क्लास 10th का फर्स्ट सेशन था, एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी और उसके हमने 1 से लेके 2 तक के क्वेश्चन यानी 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और उसमें बेसिक भी सीख लिया था। तो उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है भाई, वो रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कवर अप करेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी लोग कॉपी पेन लेके जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज का सेशन भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ज़रा जल्दी से। वही फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। ये वाली बात तो बताई दी होगी कि मैथ में हम कभी भी हल या सॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं डालते हैं। कभी भी आंसर तो आपको भूल के भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि मैथ का हम 99% सॉल्यूशन देते हैं। चलिए 1% क्यों छोड़ रहे हैं भाई? 1% में कोई थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर देना भी पड़ जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए बेटा, यहाँ पर दिया हुआ था 12, 15, 21। इसका हमें चाहिए था एलसीएम और एचसीएफ। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे 12 के फैक्टर कर लिए जाएं, क्या आ जाएंगे? 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। अगर हम कहें 15 के फैक्टर करो तो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अगर हम कहें 21 के फैक्टर करो, 3 से कट जाएगा, 3 सतह 21, 7 एकम 7। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो हमने देखा 12 के जो फैक्टर्स निकल कर आए हमारे, वो क्या मिल गए? कहोगे 2 इंटू 3। नेक्स्ट था 15, इस 15 के क्या फैक्टर्स मिल गए हमारे लिए? तो कहेंगे 15 के जो फैक्टर आए वो आ गए 3 इंटू 5। नेक्स्ट था हमारे पास 21, इस 21 के क्या फैक्टर मिल गए? तो कहोगे 3 इंटू 7 मिल गए। क्लियर है यहाँ तक की चीज़? चलिए, तो बेटा अब हमने क्या करना है? हमने कहा पहले निकालेंगे एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो कहेंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये हल्का हो गया कलर थोड़ा, चलो चेंज करते हैं भाई। हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? हमने सिखाया था जो सभी में कॉमन हो। तो क्या दिख रहा था इन सभी में कॉमन? तो कहेंगे सभी में कॉमन के नाम पर हमारे लिए दिखाई दे रहा था 3। तो यहाँ से जो सभी में कॉमन था वो क्या था? 3 था। ठीक है, तो ई का आंसर तो हमारा यही हो गया कि एचसीएफ कितना होगा इसका? तो एचसीएफ 3 होगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या सिखाया था? एलसीएम में सिखाया था आपके लिए जो कॉमन आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाली टर्म में कितना बचा? तो कहेंगे 2 इंटू 2 बच गया। देख लेना है कहीं 2 टर्म में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कभी 2 टर्म्स में कॉमन मिलेगा तो हमें वो भी लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या बच गया? तो कहेंगे 5 बच गया। थर्ड में क्या बच गया? तो 7 बच गया। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा, इससे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे रखा था 17, 23 और 29। इसका हमें बताना था क्या? एलसीएम और एचसीएफ। चलिए ज़रा जल्दी से सॉल्व करेंगे इसके लिए। जब हम इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका हल? कहोगे नंबर्स थे 17, 23, 29।
आपसे कहा जाए 17 के फैक्टर निकालिए, कहोगे सर 17 से ही कटेगा। कहा जाए 23 के फैक्टर निकालिए, कहेंगे 23 से ही डिवाइड होगा। कहा जाए 29 के फैक्टर्स निकालिए तो कहेंगे ये 29 से ही डिवाइड होने वाला है। तो बेटा अगर हम इन सभी के फैक्टर्स देखें तो निकल आए हमारे, तो कहेंगे ये जो 17 था इसके फैक्टर्स क्या मिले थे हमें, तो कहेंगे 17 इंटू 1 मिल गए थे। नेक्स्ट वन था हमारे पास 23 के फैक्टर, तो कहेंगे 23 इंटू 1 मिल गया था। नेक्स्ट था 29 के फैक्टर्स थे वो क्या मिल गए, तो कहेंगे 29 इंटू 1। निकाल दीजिए HCF, क्या आ जाएगा HCF, भाई जो सभी में कॉमन है वही हमारा HCF कहलाएगा। तो कॉमन क्या था 1, यानी 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चाहिए था हमें LCM, LCM क्या होता है, जो सभी में कॉमन है वो लेना है। पहले में क्या बचा, तो कहेंगे 17, दूसरे में क्या बच गया 23, थर्ड में क्या बच गया 29। बेटा इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी निकल कर आएगा वही हमारा क्या रहने वाला है, LCM रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा 8 इंटू 9 इंटू 25 और हमसे पूछ रहा था इसका क्या LCM। ठीक है, LCM HCF फाइंड आउट करना है, हल लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे जल्दी से। इसके लिए क्या थे नंबर्स, तो कहेंगे 8, 9, 25। आप कहेंगे 8 के फैक्टर्स निकाल लें, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के फैक्टर निकालेंगे, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे, कहेंगे 5 25, 5 एकम 5। भाई सभी के फैक्टर्स हो चुके हैं, क्या करना है लिख दो सीक्वेंस से। तो कहेंगे 8 के जो फैक्टर्स आए वो क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट था 9। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 9 और 9 के फैक्टर्स मिल जाएंगे 3 इंटू 3। नेक्स्ट था 25 और इस 25 के फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें 5 इंटू 5। बेटा क्या कुछ कॉमन दिख रहा था इसमें, तो आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है किसी में तो हम इंटू में क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, समझाया था। और जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या मिल गया कॉमन हमारे लिए, कहेंगे 1 कॉमन मिल गया। तो यहीं से हमें पता चल गया इस क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन हमें चाहिए LCM निकालेंगे तो ये सारे नंबर्स यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि फाइनली यहाँ से कह सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 25। 9 8 जा 72, 25 इनकी मल्टीप्लाई जो भी निकल कर आएगा क्या आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो बेटा, सारी चीज़ें सिखा चुके हैं तो इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं अब आपसे, हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा था हमारे लिए, कह रहे थे HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, LCM ज्ञात करना था। देखिए HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कहेंगे जब हम इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कहोगे आप HCF दे रखा था किसका, तो कहेंगे 306, 657 का कितना था 9 था। पूछ रहे थे LCM किसका पूछ रहे थे 306, 657 का हमें ज्ञात करना था। हमने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या बेटा सिखाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ये सब फॉर्मूले चूंकि लगा कर लिख देते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पहला नंबर ये था, दूसरा ये था HCF, ये था LCM ज्ञात करना था। तो पहली संख्या क्या कहेंगे 306,
भाई यहाँ पे पहली संख्या क्या कहेंगे 306, दूसरी संख्या 657 इक्वल्स एलसीएम पता नहीं तो ऐसे ही लिख दो एलसीएम। एचसीएफ कितना था 9 था, 9 को इधर भेज देंगे तो कहेंगे 306 इंटू 657 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, तो कहोगे 9 आ जाएगा सर। इधर क्या बचेगा, तो इधर बच जाएगा एलसीएम। क्लियर है। 9 से काटें, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36। तो यहाँ से जो हम कहेंगे एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 34 इंटू 657। तो फाइनली लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर, बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर देना, जो भी निकल कर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो अब गुणा भाग खुद कीजिए, हम करेंगे तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कह रहे थे जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब बेटा इसमें क्या करोगे, जब भी ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं थ्योरिकल वाले, तो आपके लिए घबराना नहीं है। इनका सीधा सीधा सिद्धांत है कि आपने जो पढ़ा वही लिखना है। ध्यान से देखिए, ये कह रहे थे 6 की पावर n, और 6 की पावर n 0 पर कब समाप्त होगी। आपके लिए इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती हैं उनके लिए हम किस नंबर से शुरू करते हैं। तो 0 देखिए किस नंबर में आता है, थोड़ा सा बेसिक जानना चाहो तो 0 बेटा टेंस में आता था। कह रहे होगे आज सर बोर्ड के सामने क्यों नहीं आ रहा, आज थोड़ा सा बेटा हमारे लिए होठ में प्रॉब्लम्स है, इस वजह से थोड़ा बोर्ड के सामने कम रह रहे हैं। चलिए जरा इसमें कोशिश करेंगे जानने की। ये कह रहे थे कि 0 पर समाप्त करना था। ठीक है, तो देखिए 0 पर संख्या वही समाप्त होंगी जो क्या हो, चलो लिख लेते हैं। लिखेंगे शून्य पर संख्या समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 10 या 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। तो ये वाली लैंग्वेज समझ में आई। देखिए लैंग्वेज पे मत जाएगा, लैंग्वेज कैसे भी लिख सकते हो आप। बस हमें क्या जानना था कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी बेटा, उस संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, और अगर 10 नहीं दे तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए। तो कहेंगे तब हमारे लिए दे रखा था 6, और 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो कहेंगे 6 के अभाज्य जो गुणनखंड होते थे बेटा वो होते थे हमारे 2 इंटू 3। तो यहाँ से 6 की पावर n के क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 इंटू 3, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या क्लियर हुआ, ये जो हमारे 6 की पावर n के गुणनखंड आए, और इसे तोड़ना चाहो तो कैसे तोड़ सकते हो, चलिए और थोड़ा सा बता दें। और अगर इसे ब्रेक करोगे तो ऐसे ही तो लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे बेटा जो हमारे गुणनखंड मिले हैं इनमें क्या है, तो कहेंगे 6 की पावर जो n के गुणनखंड थे उनमें 2 तो मिला हमें, लेकिन 5 नहीं मिला कहीं। और जब 5 नहीं हुआ तो क्या ये संभव है, नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे चूंकि 6 के गुणनखंड में 2 तो
आता है लेकिन 5 नहीं। क्लियर है इतनी बात? भाई क्या लिखा हमने कहा 6 के जो हम गुणनखंड करेंगे बेटा उनमें 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आने वाला है। और जब 5 नहीं आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे अतः n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तब 6 की पावर n हाँ 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया? यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। देखिए ये है थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन और इसमें जानने की कोशिश की है इसने, तो जितनी थ्योरी से इसे समझा सको उतना बेटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा था व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखिए अब आप पहले थोड़ा सा ये जान लो, इसने भाज्य का एक जिक्र किया तो आप जानते हैं एक होती है भाज्य और एक शब्द आता है हमारा अभाज्य। तो ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके क्या होते हैं, तो कहते हैं केवल 2 गुणनखंड होते थे बेटा इनके। 2 गुणनखंड का मतलब एक तो ये स्वयं से कटती हैं और या फिर ये बन से कटती हैं। इनके बस यही 2 गुणनखंड संभव होते हैं किसके, अभाज्य संख्याओं के। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी, कहेंगे जिसके या जिनके 2 से क्या हों, अधिक गुणनखंड हों, वो आपकी भाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 8 लिख दिया जाए तो कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कुछ नहीं है तो 1। तो देखो 8 के कितने गुणनखंड थे बेटा, 2 से अधिक थे, इसलिए वो क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, अभाज्य है। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़ इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गई होगी आपके भाज्य और अभाज्य। अब आते हैं इस प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न में क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा था 7 × 11 × 13 + 13 कह रहे थे, और दूसरा नंबर दिए थे, कह रहे थे भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो बेटा जब हम इसका ये हल करेंगे तो क्या कहोगे आप, कहोगे इन दोनों में कुछ एक जैसा था। हाँ 13 यहाँ भी आया यहाँ भी आया, तो कहेंगे 13 को हम क्या ले लें, कॉमन। यहाँ से कहोगे 7 × 11 और प्लस का क्या बच गया 1। ये 13 को ऐसे ही रहने दीजिए, 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगी 77 और प्लस का क्या चल रहा था 1। तो ये 13 ऐसे ही रहेंगे, 77 की 1 से करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 78। और कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसके इनटू में 1 लिखा होगा, तो यहीं से क्या कह देंगे, कहेंगे अतः, या फिर चूंकि लगा लो, कहेंगे चूंकि 7 × 11 × 13 + 13 के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं, इसलिए 7 × 11 × 13 + 13 क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी।
यही बेटा क्या था हमारा आंसर था। तो समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का एक भाग कर चुके हैं, दूसरा भाग अभी करना बाकी है। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरे भाग में क्या दे रखा था हमारे लिए, नंबर्स दे रखे थे 7 से। कह रहा था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। चेक कर लो ज़रा एक बार, सवाल यही था 7 6 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। चलिए सेम कंडीशन पे बेटा सवाल है ये हमारा। अगर हम इसका हल कर रहे हों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। आप कहोगे इनमें एक जैसा क्या दिखा, तो बेटा दोनों में एक जैसा हमें 5 दिख रहा था। 5 क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। जब 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का यहाँ क्या बच जाएगा 1। मल्टीप्लाई कर दो, आसान यहीं से पड़ेगी। 6 7 42, इधर से कर लो, 1 दूनी 2 और 2 3 6 और 6 चौक 24। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, तो यहाँ कर लेते हैं बेटा जल्दी से। 42 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 8 और 16 × 4 8, ये आ जाएगी 8 0 तो 1008, यानी कि यहाँ से कहोगे 5, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1008 + 1। क्लियर है इतनी बात बेटा। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ें। कहेंगे 5 तो ऐसा ही रहेगा, इन्हीं जब आप ऐड करेंगे तो 1009 हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इनटू में तो 1 तो लिख ही सकते हो। तो बस अब वही एक डायलॉग बाजी, क्या कहेंगे, चूँकि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 में नहीं के 5 के 2 से अधिक गुणनखंड क्या है, संभव है। भाई 2 से अधिक गुणनखंड संभव है तो इसलिए क्या हो जाएगी, कहेंगे इसलिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा बेटा। चलिए 1 मिनट का वेट कीजिए, अभी आए। चलिए देखिए जरा जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। भाई देखिए क्वेश्चन में 2 इंसान हैं इसमें। नंबर 1 पर कौन थी, सोनिया, और सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा था, तो कहेंगे 18 मिनट लग रहे थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट कहा इन्होंने जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। दूसरा इंसान कौन था इसमें, तो दूसरा इंसान था हमारा रवि, और रवि को बेटा इसका एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे थे,
12 मिनट लग रहे थे। फिर क्या कहा इन्होंने, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। भाई ये बात कही गई थी कितने टाइम बाद वो जहाँ से चले वहीं पर वापस मिलेंगे। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ है। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर देना है, जो इसका एलसीएम आएगा वहीं पर वो मिलेंगे। तो ठीक है, ज़रा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। भाई सोनिया को कितना 18 और रवि को कितना 12। तो देखिए अगर हम कहें 18 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 12 के फैक्टर। ये कौन थी, सोनिया थी, और ये कौन थे, रवि थे। तो देखिए ज़रा, अगर बेटा 18 के फैक्टर्स निकलवाए जाएं, 2 से काट लोगे, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अगर हम 12 के फैक्टर निकालें, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ से कहेंगे 18 के फैक्टर क्या आ गए, तो कहोगे 18 के जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 3 आ गए, और 12 के जो फैक्टर थे वो 2 गुणा 3 आ गए। दोनों में एक जैसा क्या था, 3 था, और क्या था, 2 था। भाई हमें चाहिए था एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, कहोगे 2 गुणा 3, पहले में क्या बचा तो कहोगे 3, और दूसरे में क्या बचा तो कहेंगे 2। मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यानी 6 गुणा 6 क्या मिल जाएगा हमें, 36। तो भाई ये जो सोनिया थी और रवि, ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो कहेंगे 36 मिनट बाद ये पुनः उसी स्थान पर दोनों मिलेंगे। बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। इसी के साथ ये जो हमारी पहली वाली एक्सरसाइज है भाई, ये समाप्त हो जाती है। इसके सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.2। देखो अब ये जो एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू होने वाली है, इसमें क्या है बेटा, इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें सीखनी हैं। क्या चीज़ें सीखनी है, जैसे कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिलने ही मिलने वाला है। 99 नहीं 100% समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बच नहीं सकता है ये क्वेश्चन। हर हाल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा तो इसकी तरह पूछा जाने वाला है। तो इसलिए ज़रा इन क्वेश्चंस पर थोड़ी ज़्यादा सी मेहनत करके और ध्यान से इनकी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे आप लोग, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें बहुत अच्छे से और माइंड को केंद्रित करके सीखना पड़ेगा। देखिए पहली चीज़ तो समझ लीजिए, वो आपको देगा √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, √13 दे दे, √17 दे दे, √19 दे दे, √23 दे दे। ढेर सारे नंबर्स हैं। अगर ऐसा कोई नंबर देगा तो इन सभी नंबर्स को निकालने का मेथड क्या है, सेम रहता है। सेम मेथड इन सभी का, ठीक है। केवल और केवल हमें क्या बदलना है, तो आप याद रखोगे यहाँ पर क्या करोगे, कहोगे संख्या बदलते जाएंगे। क्लियर है। इसे हेडलाइन करते हैं थोड़ा सा। भाई हमें क्या करना होता है इसमें, तो कहेंगे हमें इसमें केवल और केवल बदलनी है संख्या, ठीक है। केवल संख्या आप चेंज करेंगे तो संख्या चेंज करते ही हमारे लिए क्या, जो भी क्वेश्चंस होगा उसे हम हल कर सकेंगे। एक टाइप के ये हो गए, एक तरीके से यहाँ लिख ही लो टाइप 1। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्या है बेटा,
टाइप 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या करता है, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करने की कोशिश करता है। क्या छेड़खानी करने की कोशिश करेगा वो बताते हैं ज़रा आपके लिए हम। जैसे कि कहीं लिख दे 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√7, 1/√9 और डॉटेड, सॉरी 9 नहीं, 1/√11 और डॉटेड कर दीजिए। इस तरीके से अगर कहीं पे हमें नंबर्स मिलते हैं तब भी हमें क्या करना है, इनका भी मेथड क्या है, सभी सवाल का सेम रहता है। जैसे एक सॉल्व होगा वैसे ही आगे के सॉल्व होंगे। इसमें भी क्या करते हैं, तो इसमें भी केवल और केवल संख्या बदलते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होगा। और बेटा ये जो दो तरीके के सवाल बताए गए ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, छोटे और बड़े, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला छोटा भाई है तो ये इसका बड़ा भाई है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ोगे आप तो आपके पास रुकिए ज़रा, एक पेज ऐड किया जाए। चलिए देखिए, अगर कभी भी ऐसी बात आए कि हमने दो तरीके सीख लिए, टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 क्या होगा बेटा, टाइप 3 में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या करता है, थोड़ा सा चेंजेस दिखाएगा। क्या चेंजेस दिखाएगा देखिए ज़रा, जैसे कि कहीं लिख देगा √2 + 3 या लिख देगा √5 + 9 लिख दे, ऐसा लिख दे √9 - √7। इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता है 3 - √7, तो घबराना नहीं है, यही है। अगर कहीं ऐसा लिख दे 2 √3 - 7, तो बेटा ऐसे कोई भी सवाल बनाए, चाहे वो योग कर दे और चाहे वो अंतर कर दे, ठीक है। तो इन सम्स का तरीका भी सभी का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये सारे सवाल एक ही रास्ते से सॉल्व होंगे, ठीक है, इनका रास्ता नहीं बदलेगा। क्या रास्ता रहेगा इनमें, तो बेटा इनमें रहता है क्या कि अपरिमेय और परिमेय संख्या को अलग करके तुलना के आधार पर हल करते हैं। बेटा इसमें ध्यान रखोगे क्या, हम परिमेय और अपरिमेय जो दोनों संख्याएं होती हैं हमारी, उन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कर लोगे, अलग कर लोगे और उनकी तुलना के आधार पर हम इसे क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। अंतिम टाइप है अब हमारा, क्या है अंतिम टाइप, तो यहाँ लिख लेते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। टाइप 4 में बेटा सम्स कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे लिख देगा 3 √5, 7 √3, 9 √4 नहीं 9 √2, 6 √5, 9 √3।
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3√3 मिल जाएगा, ऐसा भी आ सकता है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इनका भी सभी का तरीका एक जैसा होता है सॉल्व करने का, ठीक है। इनका तरीका इस वाले से ऊपर वाले से थोड़ा सा मैच खाता हुआ होता है। तो बेटा ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं इसमें बनते हैं बस 4 क्वेश्चन। अगर ये 4 क्वेश्चंस आपकी समझ में आ जाएं तो इसका कोई भी क्वेश्चंस बच नहीं सकता। तो हम जरा ईमानदारी के साथ और इत्मीनान से आराम से थ्योरी लिखाते हुए चलेंगे और आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहुंचते हैं पहले सवाल पर। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे इसे हल करने से? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब हम इसका हल शुरू करेंगे तो बेटा हल शुरू करते ही आप इसमें जो भी दिया है उसके अपोजिट मानेंगे। जैसे कि इसने कहा अपरिमेय, जब ये अपरिमेय कहेगा तो हम क्या करेंगे, हम परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय मान के हम इसके आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, चलिए देखिए हमने यहाँ पर कर दिया, क्या कहा √5 एक क्या है हमारी, तो कहेंगे परिमेय संख्या है। क्लियर है भाई। √5 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक परिमेय संख्या कंसीडर कर ली। जब इसे आप एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो क्या होगा, आपको परिमेय संख्या सिखाई थी बेटा, क्या सिखाई थी कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो हमारी P/Q के रूप की होती थी, और साथ ही साथ इसमें ये जो Q होता था वो बराबर नहीं होता था 0 के। कहेंगे जहाँ ये जो P और Q हैं, Q क्या है ये, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि P और Q का 1 एक, थोड़ा सा इसमें एडिट कर लो। पहले इतनी चीज़ समझो ज़रा भाई, √5 को हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान ली, और परिमेय संख्या मानने के बाद फिर क्या किया, हमने कहा परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप की होती थी, इसे P/Q के रूप में लिख दिया। और लिखने के बाद क्या किया कि हमने कहा जहाँ Q क्या नहीं होता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि Q 0 होते ही ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। फिर हमने कहा जहाँ P और Q क्या थे, हमारे पूर्णांक थे। क्या आपको ये P और Q का कोई गुणनखंड दिख रहा है उभयनिष्ठ? तो बेटा आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो P और Q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लिखने की इतनी भारी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे अगर हम कैंची गुणा कर दें, चलो लिख लो थोड़ा सा, यहाँ से कहेंगे ये √5 था, बराबर था किसके, P/Q के, इसके बटे 1 किया और क्या कर दी यहाँ पर कैंची गुणा। इसकी जब इधर गुणा करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे Q/5 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, P। अगर हम कहें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या होगा बेटा, कहोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q/5 और इसका क्या, होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा P का स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो Q का तो वर्ग Q स्क्वायर, और वर्ग से रूट हट जाता है तो क्या 5 आ जाएगा, और इधर क्या था हमारा P स्क्वायर। इस 5 को इधर भेज दें तो आप कहेंगे Q स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, तो कहेंगे P/5। इसे हम कह देंगे, इसे नहीं ऊपर वाले को मानो। अगर हम इसे मान लें समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से एक निष्कर्ष मिलेगा हमारे लिए। क्या, देखिए ज़रा बेटा, अगर हम कहें P² 5 से कट रहा है तो क्या होना चाहिए, तो कहेंगे यहाँ पर चूंकि P² क्या है, 5 से विभाजित होता है। भाई जब P² 5 से विभाजित होता है तो
P भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। क्लियर है भाई? यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्यों? अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो ज़रा समझ लो ज़रा जल्दी से। अगर हम कहें 25 5 से कट रहा है, 5 25, तो भाई 5 भी तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5। बस यही वाली बात कहनी चाहिए थी और कुछ भी नहीं था। नहीं मानेगा भाई, अब तो मानेगा। चलिए यहाँ बेटा वापस लौटते हैं। तो अब क्या होगा? अब हमें यहाँ पे पुनः मानना पड़ेगा। हम अगेन कंसीडर कर लेंगे, क्या कहेंगे? पुनः माना। भाई देखिए जरा फर्स्ट समीकरण देखेंगे। यहाँ पे हमने किसको निकाला था? क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर निकाल लिया। अब हमने क्या करेंगे? इस पी को रिप्लेस करेंगे बेटा। कैसे रिप्लेस करेंगे? तो एक नई राशि मान लेंगे। माना पी बराबर है क्या 5, क्यू मान, सॉरी क्यू तो चल रहा था ऑलरेडी, तो 5r कंसीडर कर लो। p बराबर क्या है 5r है। कहेंगे जहाँ r पूर्णांक है। भाई जब r पूर्णांक होगा और ये हमने कंसीडर कर लिया तो कह देंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी हमारी क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ कहेंगे भाई क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर पी, और पी की जगह क्या लिख दोगे आप? 5r का स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर, वर्ग करेंगे तो 25 और r का वर्ग r स्क्वायर। 5 से काट लें 5 25, तो कहोगे ये क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या मिल जाएगा? r स्क्वायर मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ से कहेंगे ये जो r स्क्वायर है वो किसके बराबर है? तो कहोगे क्यू स्क्वायर बटे 5। पिछले की तरह सेम कंडीशन बन गई। तो यहाँ कहेंगे चूँकि क्यू स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होता है, कहेंगे इसलिए क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। भाई जब क्यू भी 5 से विभाजित होगा तो फिर क्या दिक्कत है? कहेंगे अतः P और Q का 1 के अतिरिक्त एक 5 भी क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। भाई हमने क्या कर लिया था? गलत कंसीडर कर लिया था स्टार्टिंग में। क्या कि हमने परिमेय को अपरिमेय को परिमेय मान लिया था, इसलिए क्या सिद्ध हो गई ये परिमेय। तो कहेंगे अर्थात √5 एक क्या है? तो कहोगे अपरिमेय संख्या है। भाई यही क्या करना था? सिद्ध करना था। यही आपका क्या है? आंसर रहेगा। तो ये समझ में आया बेटा? इस तरीके से थोड़ी बहुत लैंग्वेज मिस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन इस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन 100% इस तरीके का नहीं मिला तो दूसरे, यानी कि आने वाला है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज को बेटा निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इसके लिए, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मार लो, बहुत ध्यान से इसको तैयार करोगे। नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था हमारे लिए, ये समझ में आ ही रहा होगा भाई, दूसरे तरीके का ही क्वेश्चन मिल गया। ये
और इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा समझिए ज़रा ध्यान से। रास्ते में हमारा कोई चेंजेस नहीं है, जो रास्ता हमने वहाँ अपनाया था वही रास्ता यहाँ अपनाना है हमारे लिए। कैसे, चलिए बेटा यहाँ पे क्या दे रखा था, कहेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या कहोगे, कहेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगी, P/Q के रूप की, और जहाँ Q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के लिख दोगे, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तब क्या होगा, तब आप कह सकते हैं इस 3 को उधर भेज दिया जाए तो आप कहोगे 2√5 कहेंगे 2√5 बराबर किसके हो जाएगा, ये 3 इधर जाके P/Q माइनस के क्या हो जाएंगे 3। अगर बेटा इस 2 को भी इधर भेज दें तो कहेंगे √5 बराबर 1/2, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा P/Q और माइनस के क्या 3 आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या कहोगे, अब थोड़ी सी लैंग्वेज का खेल है यहाँ पर। क्या बेटा, अभी अभी हमने जो सिद्ध किया था वो क्या सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कर लिया था। लेकिन ये जो लिखे हैं किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ो घटाओ भाग करो, हमेशा क्या प्राप्त होती है, हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो क्या करोगे यहाँ पे, बस इसी को लैंग्वेज में कहेंगे, चूँकि 1/2 P/Q - 3 में P व Q दोनों क्या हैं, हमारे पूर्णांक हैं, अर्थात यह एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे चूंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। नेक्स्ट पेज, कहेंगे गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, अर्थात क्या दे रखा था सवाल हमारे लिए, सवाल में 3 + 2√5 कहेंगे, अर्थात 3 + 2√5 क्या होगी, कहेंगे एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका सिद्ध। तो समझ में आया बेटा, ये उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान पड़ जाता है हमारे लिए हल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसके बाद भाई ये क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी का भैया है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ मान लेंगे क्या, कहेंगे माना
1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब भाई ये परिमेय संख्या है तो आप लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q। क्लियर है बेटा। अगर हम इसमें कैंची गुणा करें, चाहो तो लिख सकते हो क्या, यहाँ पर कहेंगे जहाँ P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम कैंची गुणा करें तो आप कहोगे इधर तो Q आ जाएगा और इधर क्या पहुँच जाएगा, कहेंगे P/√2। नेक्स्ट स्टेप कहोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो मिल जाएगा p² बराबर, नहीं इधर चल रहा था हमारा Q² बराबर, इधर हो जाएगा P/√2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये Q² तो ऐसा ही रहेगा, वर्ग हो जाएगा P², वर्ग से रूट हट जाएगा 2 को इधर भेज दो तो Q²/2 बराबर किसके, P² के। तो इसे लिख सकते हैं P² बराबर Q²/2। अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट कंसीडर कर लें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे चूँकि Q² 2 से पूर्णता विभाजित होता है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर है भाई। हमने क्या 50% सॉल्व हो चुका हमारा भाई। Q भी क्या कर दिया हमने, 2 से विभाजित कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक नए पूर्णांक को इन्वॉल्व करेंगे इस सवाल के अंदर। तो चलिए भाई Q सिद्ध हो चुका है, अब हमारे लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक नया पूर्णांक। तो यहाँ पर अगेन मान लेंगे, कहेंगे पुनः माना। क्या मान लिया कि ये जो हमारा Q था वो किसके बराबर था, तो कहेंगे Q बराबर मान लेंगे किसके, 2R के। लिख देंगे जहाँ R क्या है, R एक पूर्णांक है। क्लियर। जब भाई R एक पूर्णांक था तो यहाँ से क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कह दोगे समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी हमारे पास Q² बराबर P² × 2। Q की जगह क्या लिखोगे, 2R, कहेंगे 2R का स्क्वायर बराबर P² × 2। वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, R का वर्ग R² बराबर P² × 2। इस 4 को इधर भेज दो तो R² बराबर क्या, P² × 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से R² का जो हमें मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, कहोगे P² 2। यहाँ से भी अब आप कह सकते थे क्या, कहेंगे चूँकि P² क्या है, 2 से विभाजित होता है, इसलिए P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे अतः P व Q का 1 के अतिरिक्त
पी व क्यू का एक के अतिरिक्त 2 एक अन्य गुणनखंड है, अर्थात क्या था, 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी। यह क्यों हुआ? यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, अर्थात 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, सिद्ध। तो समझ में आया बेटा? ये देखिए सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी का कॉपी हुआ है, ये कट एंड पेस्ट कह सकते हो एक तरीके से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा ऐसे ही समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेटेड है, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या है इसमें अपडेटेड, जरा देखते हैं जल्दी से। भाई जैसे जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन निपटाया था और सेकंड निपटाया था उसी का कुछ परसेंट ये कट पेस्ट कह सकते हो इसके लिए आप। चलिए तो जरा जल्दी से करना शुरू किया जाए इसे भी। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही पुराना घिसा पिटा रास्ता, क्या कहेंगे, माना 7/5 क्या है, एक। भाई जब ये अपरिमेय दी है तो क्या मानेंगे, परिमेय, कहेंगे एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? जब ये परिमेय संख्या है तो कहोगे 7/5 बराबर होना चाहिए किसके, P/Q के रूप का। और यहाँ पर ये जो Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। लिख देंगे क्या, कहेंगे जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, इनका 1 एक अभयनिष्ठ नहीं उभयनिष्ठ, 1 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहेंगे तब क्या हो जाएगा बेटा, तब आप कह सकते थे ये दे रखा था 7/5 बराबर किसके, P/Q के। इसके बटे कुछ नहीं है तो एक कर लें। इसको भाई अंक को एक तरफ भेज दें तो यहाँ क्या बचेगा, √5 बराबर P/7/Q। तो क्या कहेंगे, कहेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, 7 भी पूर्णांक है, तब P/7Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन कहेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह दोनों समान नहीं हो सकती
यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। तो क्या कह दोगे, कहेंगे अर्थात क्या था, कहेंगे अर्थात 7/5 एक क्या है, तो कहोगे अपरिमेय संख्या है। क्लियर, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बेटा उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए 4 तरीके के क्वेश्चंस बताए थे हमने और चारों के चारों आप कर चुके हैं। अब बचता है हमारे पास क्या, एक इकलौता लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए उसे भी देखने की कोशिश कीजिए ज़रा जल्दी से, इसे भी निपटाते हैं। हल डाल लेंगे भाई जल्दी से और देखेंगे क्या यहाँ वही पुराना घिसा पिटा रास्ता, क्या माना 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय मांगी है, परिमेय मानो, एक परिमेय संख्या है। जब भाई ये परिमेय संख्या है तो क्या कहोगे, कहोगे 6 + √2 बराबर होना चाहिए किसके, P/Q के। यहाँ पर ये जो Q है वो बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। लिख देंगे क्या, कहोगे जहाँ P/Q क्या है, पूर्णांक हैं और इनका 1 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब भाई इसका जब एक ये 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड दे दिया तो फिर क्या करोगे, सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा। इस 6 को कहाँ भेज दें, इधर, तो कहेंगे इधर क्या बचेगा, √2 बराबर P/Q - 6। यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, कहेंगे चूंकि P/Q - 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह है कभी बराबर नहीं हो सकती, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। तो क्या लिख दोगे, कहेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये सिद्ध हो गया आपका। और इसी सिद्ध के साथ बेटा ये जो पहला चैप्टर था हमारा वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी।
तो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को शेयर कीजिए, जिससे जल्द से जल्द आपको लाइव सेशन भी अटेंड करने को मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए।